अजीम शायर की पंक्तियां हैं, उम्मीदें गलत नहीं होती, उम्मीदें गलत नहीं होती, हम उम्मीदें गलत लोगों से कर बैठते हैं। या मैं प्रीलिम्स 2021 के संबंध में कहूँगा कि उम्मीदें हम गलत मटेरियल से कर बैठते हैं। तो उम्मीदें हमने गलत मटेरियल से करी है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के स्टूडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स 2021 से संबंधित इतिहास और भूगोल विषय के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके मन में चल रहे प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात कि आपको किस विषय की तैयारी कौन सी पुस्तक से करनी चाहिए या इन दोनों विषयों की तैयारी किस पुस्तक से करनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले एनालिसिस के 2 वीडियो मैंने पहले ही बना रखे हैं, CGPSC एनालिसिस 2002 वीडियो, और जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि लगातार ये एनालिसिस वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम भूगोल और भारतीय इतिहास के जो प्रश्न पूछे गए हैं CGPSC द्वारा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था किस पर? परिवहन पर पूछा हुआ था, और परिवहन में रेलवे से क्वेश्चन पूछा हुआ था। रेलवे के मुख्यालयों से प्रश्न पूछा हुआ था और नेगेटिवली बनाया हुआ था कि कौन सा मेल सुमेलित नहीं है, और आंसर में लिया गया था नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज। बिल्कुल ठीक आंसर लिया हुआ था। ठीक है, और परिवहन पर ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं देखे जाते थे, अब देखने को मिले हैं। तो एक नया ट्रेंड देखने को मिला हुआ है ना। ज़्यादातर देखना परिवहन के जो क्वेश्चन होते हैं वो CGPSC में भी नहीं आते हैं, बहुत दिन से नहीं आए हैं। का क्वेश्चन होगा तो होगा, परिवहन से क्वेश्चन नहीं आते थे। ठीक है, किंतु ये देखने को मिला है एकदम नया ट्रेंड, तो आप दिमाग में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें से क्वेश्चन नंबर था इसका, वो है 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में गलवान घाटी से पूछा हुआ है। तो गलवान घाटी से क्वेश्चन जब आया है, इसका मतलब क्या? भारत की प्रत्येक घाटी महत्वपूर्ण है। ये हालांकि जो घाटियाँ पढ़ाई जाती हैं जनरली वो घाटी नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो घाटी पूछा गया है गलवान घाटी, ये करंट के कारण इसको पूछा गया था। तो ज्योग्राफी आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, करंट में क्या घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए आपको पकड़ना पड़ेगा। आंसर बिल्कुल ठीक लिया हुआ था 1, 2 और 3। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड अगर आपने जानते होंगे एलिमिनेशन मेथड या पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल बना होगा। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में समझ में आ जाता है ना कि अब लास्ट में 1, 2, 3 ही आंसर आएगा और बिल्कुल ठीक जाता है आंसर, है ना। इसके बाद फिर है 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखें। 25 क्वेश्चन नंबर पर क्या हुआ था? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, है ना। ठीक है, समुद्री विरासत, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, विरासत, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, इस पर क्वेश्चन था और आंसर लिया है यहाँ पर, वो लिया हुआ था लोथल गुजरात। ठीक है, अब लोथल गुजरात से दिमाग में सिंधु घाटी सभ्यता क्लिक की होगी, लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता होगा, तो पता होगा कि जो गुजरात है वो अधिकतर प्रभावित रहा है किससे? पुर्तगालियों से। ठीक है, अब ज़्यादातर अगर कहेंगे तो हम गोवा में ही उनका निवास स्थान था, लेकिन गोवा के अलावा गुजरात और उसके निकटवर्ती क्षेत्र दादर और नागर हवेली जैसे क्षेत्र भी बहुत प्रभावित रहे हैं। क्लियर बात है। तो इसलिए भी हम क्या कह सकते हैं, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चन है वो करंट बेस्ड आए हुए हैं, और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो बात समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं ये इतिहास से संबंधित है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन बना रहा है, एकदम नया ट्रेंड है, ये देखने को मिला है। पहले एक आध क्वेश्चन होते थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अब क्वेश्चन की संख्या काफ़ी बढ़ाया है इसने CGPSC ने, है ना। आगे देखिए, अगला वाला क्वेश्चन हम देख लें, इसका आंसर ठीक ले रहा है लोथल गुजरात। आगे देखें, इसके बाद यहाँ पर भूगर्भिक युग से पूछा होता JD डाना। अब ये इतने प्रसिद्ध विद्वान नहीं है, बहुत कॉमनली जाना नहीं जाता है, लेकिन जिसने UPSC में क्या किया हो, अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा हो, तो वो बता पाएगा कि JD डाना ने कैसे यहाँ पर विभाजन किया है। तो ये बहुत गहरा लेवल पूछ दिया है इसने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगभग सभी ने छोड़े होंगे मुझे तो लगता है। हाँ, लेकिन ये कि कुछ लोगों को इसमें पौराणिक युग ये शब्द आ गया था ना, तो पौराणिक युग होने के कारण कई लोगों को लगा होगा यार पौराणिक युग तो कभी ज्योग्राफी में नहीं पढ़े हैं, तो ये गलत है ये सेंटेंस, लेकिन फिर भी आंसर निकालना थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा इसमें। ठीक है, तो ये 26 नंबर बोलता हूँ हम लोग देख लिए। 25 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद फिर है 30 नंबर क्वेश्चन को देखो जरा, 30 नंबर, है ना। अच्छा, 30 नंबर भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इसके बाद 31 क्वेश्चन नंबर है काल इयोसीन वाला। ठीक है, इयोसीन मायोसीन वाला, तो ये युग वाला है। ठीक है, अब ये युग वाला किसको समझ में आएगा? जो बेसिक ज्योग्राफी कम से कम पढ़ा हो। ठीक है, और बेसिक ज्योग्राफी में कम से कम अच्छा डीप जा करके उसको पढ़ाया गया हो कि अन्य युग में क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो वो आपको याद रहेंगे तो ये बनेगा। और ये कॉमन क्वेश्चन है, CGPSC के लेवल का है और ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक लिया हुआ था आंसर इसमें। इयोसीन पहला युग होता है, होलोसीन लास्ट युग होता है। ठीक है, इसके बाद फिर
अगला आ गया था क्वेश्चन नंबर 32 है। तो 32 में क्या पूछा था, भूगर्भिक विरासत स्थल पूछा था, भूगर्भिक विरासत स्थल। अब इसमें कुछ पार्क पूछ लिए हुए थे इसने, है ना, तो इसमें एक अधिकतर लोग को लोनार झील पकड़ में आ गया होगा, तो लोनार झील के कारण के लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा, है ना, क्योंकि डी का आंसर एक था, है ना, बुढ़ाला वाला जो आंसर था इसका, तो अधिकतर लोग को ये बन गया होगा, मैं समझता हूँ, जो थोड़ा सा ज्योग्राफी का समझ रखते होंगे उनसे ये क्वेश्चन बना होगा, ठीक ठाक लेवल है इसका। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन नंबर 33। तो ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है ना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हैरी हेस का नाम दे दिया था, अधिकतर लोगों ने पकड़ लिया होगा कि हैरी हेस कभी आएगा ही नहीं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में, ठीक है, तो ये अधिकतर लोगों ने इसको पकड़ लिया होगा और ये क्वेश्चन बिल्कुल आंसर सही ठीक ले रहा है, एक अथस्त है और दूसरा वाला सही था, क्योंकि समुद्र तल विस्तारण का सिद्धांत है विवर्तनिकी सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो अधिकतर लोगों ने इसको बनाया होगा, ठीक है, लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 34, तो ये जो है 34 क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है क्या, हिंद नदी। अब ये हिंद नदी जनरली नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, खासकर जिस CGPSC में चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि नहीं पूछा जाता था ना, ज़्यादातर ट्रेंड ये बना हुआ था कि जो पूछी जाती है चीज़ें वही पढ़ें हम, ये ट्रेंड बना हुआ था, इसलिए अधिकतर लोगों को इसमें दिक्कत हुई होगी, तो थोड़े से गहराई से ज्योग्राफी पढ़े हो, या एक माजिद हुसैन सर की पुस्तक आती है ना, उसमें ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। उस माजिद हुसैन पुस्तक को अब जनरली तो नहीं पढ़ा जाता है, जिसने पढ़ा होगा उसने इसको किया होगा आंसर, ये काफ़ी चैलेंजिंग था ये पेपर, ये क्वेश्चन है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था इसमें से 35 नंबर, बांधों की संख्या के आधार पर राज्यों की गणना। अधिकतर लोग को ये दिमाग में रहा होगा कि यार मध्य प्रदेश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, कई लोगों को दिमाग में आया होगा कि यार गुजरात भी हो सकता है ना, तो गुजरात को लेकर के थोड़ा डाउट हुआ होगा, बाकी मैक्सिमम लोग मैं समझता हूँ सही आंसर इसमें लगाए होंगे। इसके बाद फिर था क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, 47 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, तो देखो 47 जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया उसने, ना केवल ज्योग्राफी पूछा है बल्कि उसके साथ साथ उसने हिस्ट्री भी पूछा है। देखने में क्वेश्चन लगेगा कि यार ये क्वेश्चन में क्या है, इतिहास पूछा होगा, क्यों, क्योंकि हम पढ़ते क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से याद आता है कौन, खारवेल, ठीक है, जैन धर्म का एक शासक था खारवेल, उसका याद आता है, तो उदयगिरी और खांडगिरी गुफा, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये जो उदयगिरी की गुफा है, उदयगिरी की गुफा में स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये बात ठीक थी। तो इसमें देखो जो जिसका क्वेश्चन है उसका सेकंड वाला सेंटेंस आप देखो, उदयगिरी में 18 तथा खांडगिरी में 15 गुफाएं हैं, और तीसरा वाला सेंटेंस में क्या दे दिया, खांडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। अब खांडगिरी नहीं प्रसिद्ध है, उदयगिरी प्रसिद्ध है, उसने क्या किया, मर्ज कर दिया, उदयगिरी और खांडगिरी दोनों को बता दिया, और खांड वाले के चक्कर में आपको उदयगिरी और खांडगिरी में कन्फ्यूजन होकर के ये क्वेश्चन कई जगह गलत हो गया होगा, ठीक है, तो लेकिन इसका आंसर ठीक ले रहा है, 1 और 2 इसका आंसर है। तो इससे आप समझ लो कि ज्योग्राफी के साथ वो क्या मिला करके पढ़ रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ वो हिस्ट्री को मिला करके क्वेश्चंस दे रहा है, आपकी समझ को परख रहा है। ये यूपीएससी में ऐसा किया जाता है, मेंस में भी यूपीएससी में ऐसा किया जाता है, ठीक है, तो ये बड़ा एक अलग सा पैटर्न है, आपको ओवरऑल एक समझ विकसित करके चलनी पड़ेगी जीएस के लिए, है ना, तब तो आपको ये काम हो पाएगा। और मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आप इसमें कहीं ना कहीं एक आता है क्षेत्रीय आयोजन, अगर ज्योग्राफी आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें क्षेत्रीय आयोजन आता है, वहाँ पर क्या करते हैं, क्षेत्रीय आयोजन में वहाँ की गुफाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं वहाँ की क्षेत्रीय स्तर की वो पढ़ाई जाती है, तो उससे ये कवर हो सकता था, ठीक है, तो ऐसे पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा फिर ये हमने क्वेश्चन देख लिया कि इसका ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी के देखने से हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें जो समझ में आई हैं वो क्या है, इसको ध्यान से बड़े सुनिएगा। एक तो हमको करंट के साथ में ज्योग्राफी मिला करके पढ़ना होगा, एक तरीका। दूसरा है बेसिक भूगोल के सिद्धांत पढ़ने होंगे, प्लेट विवर्तनिकी हो गया, युग वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक जो हैं वो हमको बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी। इसके बाद कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हमको जानना पड़ेगा, जैसे कि गलवान वाला क्वेश्चन है ना, तो वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हमको पता होगा तो हम निकाल पाएंगे उसको। इसके अलावा समकालीन मुद्दे, तो वहाँ समकालीन मुद्दे में यही आ गया है ना, गलवान घाटी वाला मुद्दा, या हम कहें विरासत स्थल वाला जो मुद्दा है ना, ये आ जाएगा, तो हमको समसामयिकी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रादेशिक विकास एवं आयोजन, यहाँ पर मैंने बताया प्रादेशिक विकास एवं आयोजन पढ़ना पड़ेगा। कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए इसमें, मेरे हिसाब से तो आपको माजिद हुसैन सर की बुक आती है, एक 9वां संस्करण उसका आया हुआ है, लेटेस्ट वाला, तो आप चाहो तो वो बुक देख सकते हो। अब भारत का भूगोल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पेरियार पब्लिकेशन का थोड़ा पतला आता है, छोटा बुक है, तो चाहो तो आप वो देख सकते हो, पेरियार पब्लिकेशन का, ठीक है, ठीक ठाक सा है और यूपीएससी के लिए लिखा गया
गया है, अरविंद सर का है, अच्छी बुक लगती है ना। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप क्या करें कि मृणाल सर के वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आपको फ्री मिल जाएंगे मृणाल सर के वीडियोस। तो बहुत कमाल का ज्योग्राफी हो उसमें जो वीडियोस हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है, तो आप मृणाल सर के वीडियो उसमें देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे से वो समझाते हुए चलते हैं, है ना। हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, तो बहुत सारी समझ उसमें विकसित होती है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, जो मेरी समझ में चीज़ें आ रही हैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फिर इतिहास के क्वेश्चंस को हम देखें जरा। इतिहास के, भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन में, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन वाला क्वेश्चन, और तीनों के तीनों कथन सही थे, इसमें आंसर बिल्कुल ठीक लिया हुआ था, सी आंसर लिया हुआ था। और जनरली मैं कहूँगा कि सबको ये पता होगा और सबका आंसर ये ठीक गया होगा, मैं समझता हूँ, और इजी है, ये लेवल का पढ़ाया जाता है CGPSC में। इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना। तो जनगणना के क्वेश्चन बहुत उटपटांग से बना दिया उसने, ठीक है और उसने तो क्यों इस उटपटांग से कहेंगे कि 1881 में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। तो नियमित व्यवस्था बनकर अधिकतर लोग इसको पकड़ लिए थे, ठीक है, कि यही आंसर होगा सही में करके, ठीक है, अधिकतर लोग से ये बना होगा। लेकिन वही है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जनगणना को लेकर के अगर इतना इसमें जा रहा है, मतलब आधुनिक भारत का आपको क्या करना पड़ेगा, कोई अच्छी सी बुक पढ़नी पड़ेगी जिसमें क्या हो, थोड़ा विश्लेषण दिया हो। जैसे ऐसी साइड की घटनाएं होती ना, जैसे इतिहास में आर्थिक विकास को नहीं पढ़ाया जाता, आर्थिक इतिहास जो होता है इतिहास का वो नहीं पढ़ाया जाता जनरली, तो वो एक छूटा हुआ सा एरिया होता है ना। ठीक ऐसे ये जो है इसमें जनगणना वाला एरिया, ये भी एक छूटा हुआ सा एरिया है, उसको पूछा हुआ है ना। तो ऐसी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। कहोगे तो कौन सी पुस्तक है? एक पुस्तक है जिसपे एक कहता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें उसमें कवर हो सकती हैं। एक जो पुस्तक आती है वो है प्लासी से विभाजन तक, शेखर बंदोपाध्याय की वो बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली बुक है, ठीक है, थोड़ी भारी है, यूपीएससी लेवल की है, लेकिन अच्छी बुक है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आती है तो क्लास ज्वाइन करके भी आप ये बुक समझ सकते हो। मैं तो बिल्कुल प्रमाणिक बुक के साथ ही आगे बढ़ता हूँ और आपको भी कोशिश करता हूँ कि आप भी प्रमाणिक चीज़ों को पढ़ो जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन पर अपनी पहुँच बना सको, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कैसे इसको पढ़ना है ना। इसके बाद फिर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 में गंजाम विद्रोह है, इसका आंसर गलत ले रहा है CGPSC, है ना। इसका आंसर गलत ले रहा है CGPSC। 27 क्वेश्चन नंबर देखिए। तो 27 नंबर क्वेश्चन में एक गुमसूर विद्रोह है, इसमें लास्ट वाली जो लाइन है ना, जिसमें धनंजय श्रीकर भंज के पिता थे, ये इसमें लिखा हुआ है। एक्चुअल में जो श्रीकर भंज थे वो भांजा, श्रीकर भंज के भांजा थे कौन? धनंजय, ठीक है, भांजा रिश्ते में आता है भांजा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पिता ले लिया और वो गलत सेंटेंस है। आंसर में क्या कर दिया? केवल एक को आंसर में ले लिया, यानी कि डी आंसर में ले लिया हुआ है। मेरे को लगता है जो CGPSC क्वेश्चन बनाए तो उसे बनाने में थोड़े मिस्टेक हो गए, उसमें सही कथन चुने, सही नहीं चुनिए। सही नहीं यानी गलत वाले कथन को चुनने के लिए कहता तो उसमें डी आंसर 3 आता, लेकिन इसमें सही कथन पूछा गया है तो ध्यान से देखोगे तो तीनों कथन सही है। गंजाम विद्रोह का डेट 1800 से लेकर 1805 तक का है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया, बिल्कुल ठीक था। और गुमसूर विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया। अच्छा, कई लोग को ये कन्फ्यूज़न है कि गुमसूर और गंजाम दोनों एक ही जगह का नाम है, यानी जगह के नाम में अंतर है, लेकिन नेतृत्वकर्ता के नाम के कारण क्या होता है, वहाँ पर दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। गंजाम विद्रोह भी बोलेगा तो गुमसूर विद्रोह उसमें साथ जुड़ा ही होता है, क्योंकि कहानी पूरी दोनों की मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई गलत नहीं कर रहा है, गंजाम विद्रोह शब्द लिख करके बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन यही बात है कि आंसर को इसको गलत ले लिया हुआ है, ठीक है। आप ऑथेंटिक सोर्स देख सकते हो या फिर इस बुक में भी देख सकते हो, आपको ये मिल जाएगी। आगे इसके बाद फिर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर था इसमें से 47 पर आ जाए। अभी मैंने चर्चा किया था 47 पर फिर से, तो वही 47 पर क्या है, इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख। तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास और ज्योग्राफी दोनों को मिला करके क्या किया है इसने, क्वेश्चन फॉर्म किए हैं। तो इसमें आपको ये समझना चाहिए कि अब आपको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो इतिहास के साथ साथ भूगोल को लेकर के चलता हो या भूगोल के साथ साथ इतिहास को भी लेकर के चलता हो, तब आपसे ये क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। इसके बाद फिर विशुद्धि मग पूछा हुआ था। विशुद्धि मग देखने में कई लोगों ने कहा कि सर ये दर्शन का क्वेश्चन था क्या? नहीं, दर्शन का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। इसमें बुद्ध घोष को पढ़ाते हैं, बुद्ध घोष की एक रचना है, उसका नाम है विशुद्धि मग, ठीक है। ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, लेकिन ये जनरली पूछा ही नहीं जाता था। बौद्ध धर्म में जो पूछे जाते थे त्रिपिटक पूछ देता था,
ठीक है, या अन्य प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं, है ना, जैसे कि चोल काल, संगम काल की कुछ बौद्धिक बोध वाले एक रचना है, उसको पूछ देता था। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट एरिया में जाकर के इसको पूछा है विशुद्धि मार्ग को, है ना। जो जनरली हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, उसी का कुछ सिद्धांत वगैरह पहले उठाते थे, अब एकदम बिल्कुल अलग चला गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें था, आंसर इसका ठीक लिया है 74। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम चर्चा करें 74 पर। ठीक है, तो 74, क्वेश्चन नंबर 74 आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें सातवाहन वंश का क्वेश्चन था, और सातवाहन वंश के साथ इसने क्या किया है, छत्तीसगढ़ को भी जोड़ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 74 था, ये सेट ए का 74 नंबर क्वेश्चन था। तो 74 नंबर क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है किसको, भारतीय इतिहास को। ठीक है, अब कहोगे कि सर किसको किसको जोड़ के पढ़ें, इसको क्या बोलते हैं, इंटरलिंकिंग बोलते हैं, इंटरलिंकिंग, है ना, या इंटरलिंकिंग प्रोसेस या इंटरलिंकिंग स्टडीज़ को बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, एक सब्जेक्ट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे सब्जेक्ट से जो मिल करके पढ़ाने वाले हैं, है ना, टीचर पढ़ाने वाले और बच्चे पढ़ने वाले, उनसे वो बनता है ना, इंटर सब्जेक्टिव अप्रोच ऐसा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्योग्राफी के साथ इतिहास, इतिहास के साथ फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये भी आपको मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, तो आपकी समझ विकसित हो पाएगी, आंसर्स करने के लेवल तक आप पहुंच पाओगे। ये क्वेश्चन का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इसने क्या किया, विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था, तो विंध्य शक्ति तो वाकटक वंश का संस्थापक ही रहा है। ठीक है, प्रवर सेन का पुत्र बताओगे तो गड़बड़ है मामला। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका बिल्कुल ठीक ले रहा है, 1 और 2 बिल्कुल सही है, ये ठीक आंसर में इसने लिया हुआ था। ठीक है, तो ये रहा हमारा विश्लेषण। अब मैं हिस्ट्री के लिए थोड़े टिप्स दे दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करनी है हिस्ट्री के लिए। तो देखिए, हिस्ट्री के लिए क्या करना, पहला बात वही, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को मिला करके पढ़िए, मजबूत आधार तैयार कीजिए, अपना बेस तैयार कीजिए पहले तो इतिहास के लिए, और उसका बेस तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है NCERT की पुस्तकें। अब कहोगे सर पुरानी पढ़ें क्या नई वाली पढ़ें NCERT, अधिकतर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो देखो, नई वाली जो NCERT है ना, वो भी 12वीं क्लास की, ठीक है, उसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में है, उसमें एकदम बेस क्लियर हो जाएगा आपका, बहुत अच्छी बुक है वो। और इसके अलावा क्या होता है ना, बाकायदा उसमें कलर वगैरह करके, फ़ोटोज़ वगैरह डाल करके इंटरेस्टिंग उसको बनाया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो उसको, काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रटने की जगह समझ पर विकसित करना पड़ेगा इतिहास को। ठीक है, इतिहास हमेशा 2 शब्दों से चलता है, निरंतरता और परिवर्तन। ठीक है, तो क्या चीज़ें निरंतर चली आ रही हैं और क्या चीज़ें लगातार बदल रही हैं, इस पर अगर आपका फोकस रहेगा तो इतिहास को काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअली आप समझ पाओगे। ठीक है, इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों की तैयारी एक साथ करें, खासकर जो इतिहास विषय है उसकी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस एक साथ करें, क्योंकि देखो जो इतिहास के क्वेश्चन है वो पकड़ के बाहर बनाए जा रहे हैं, है ना, जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। पिछले साल के भी क्वेश्चन ऐसे थे, समझ रहे ना, पिछले साल के क्वेश्चन भी ऐसे पूछे गए थे जो पकड़ से बाहर थे, समझ रहे ना, इतिहास के, खासकर आधुनिक भारत के। और आधुनिक भारत में पिछले बार वाले क्वेश्चन में अगर जब आप देखोगे ना, तो उसमें क्या किया उसने, पिछले बार वाले क्वेश्चन में उसने भारत के बाद, आज़ादी के बाद, यानी कि स्वतंत्रोत्तर भारत के इतिहास पर भी क्वेश्चन उसने एक डाल दिया था, समझ रहे हैं ना, 1953 वगैरह का एक किसी नेता के नाम पर उसने एक क्वेश्चन उसमें बना दिया था, समझ पा रहे हैं। तो ये लेवल जा रहा है इसका। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करें, क्योंकि प्री का अगर तैयारी करेंगे तो फिर फैक्ट आप रटेंगे और फिर वो भी, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ। इसके अलावा इतिहास के लिए एक और टिप है कि आधुनिक भारत को जो पढ़ने का सही तरीका है वो 3 चरणों में विभाजित करके आधुनिक भारत को जो हम पढ़ते हैं वही सही तरीका है उसका। पहले वाणिज्यिक चरण, फिर औद्योगिक चरण, फिर उसके बाद फिर वित्तीय चरण, उसको बड़े डिटेल से समझ लीजिए किसी अच्छे टीचर से, उसके बाद आपको पूरा का पूरा आधुनिक भारत समझ में आएगा। क्योंकि आधुनिक भारत को समझने के लिए क्या है, पहले राष्ट्रवाद समझना पड़ता है, पहले उपनिवेशवाद समझना पड़ता है, उसके बाद राष्ट्रवाद आता है। तो उपनिवेशवाद कब समझ पाओगे, जब 3 चरणों में वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण के उपनिवेशवाद को समझोगे, क्योंकि उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया क्या है, राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो वो आप पढ़ोगे तब जा करके आपको आधुनिक इतिहास पे पकड़ आएगी। और अब मैं इतना तो कह सकता हूँ कि उस वैसा पैटर्न में अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन को आंसर लगाने के लिए आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगा कि आप उसका आंसर लगा पाओ, क्योंकि एक प्री नोशन नॉलेज आपके ऊपर डेवलप हो जाता है। और अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो आराम से फिर क्वेश्चन उसके बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। इसके अलावा और भी कोई बुक अगर आप देखना चाहते हैं इतिहास का, तो एक यूनिक पब्लिकेशन का बहुत पुराना बुक आता था, ये मेरे पास 2014 का था जब से मैंने तैयारी शुरू करी
करी थी। तो उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में था खरीद लिया था मैंने। तो उस टाइम पे ये देखो सामान्य अध्ययन की इसकी 4-5 पार्ट की आती, यूनिक पब्लिकेशन की। तो प्राचीन भारत मध्यकालीन के लिए तो ये बुक पढ़ सकते हो, लेकिन आधुनिक भारत के लिए जो शेखर बंदोपाध्याय जी की बुक है ना, जिसको क्लासिस से विभाजन तक मैंने कहा, वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा इंटरलिंकिंग कम होता है ना, क्योंकि वो रेफरेंस बुक नहीं है, एक तरीके से कॉम्पिटिटिव बुक ही है वो भी, इसलिए थोड़ा सा उसमें कम फ़ायदा है, लेकिन ये शेखर बंदोपाध्याय की बुक में ज़्यादा फ़ायदा है। इसके बाद फिर एक आप वीडियो सीरीज़ देख सकते हो, दूरदर्शन पर बहुत पहले आता था। ठीक है, तो दूरदर्शन में एक वीडियो सीरीज़ आता था, उसको हम क्या बोलते हैं, भारत एक खोज। ठीक है, भारत एक खोज, ये इसके वीडियोस है, करीब 54 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे किसमें, यूट्यूब पर। तो ये वीडियोस आप देख लोगे तब भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि श्याम बेनेगल एक बहुत अच्छे फिल्मकार माने जाते हैं और उन्होंने भारतीय इतिहास को काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। तो इसलिए उन्होंने जो ये बनाया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू के बुक पर आधारित है ये वीडियो सीरीज़, वो आप देख सकते हो। तो काफ़ी कुछ आपके दिमाग में कंटेंट बनेगा और इतिहास की समझ विकसित हो पाएगी और क्वेश्चन बनाने के लिए आप सामर्थ्यवान हो पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ये तीनों क्वेश्चन के जवाब मैंने दे दिया होगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई समझ विकसित नहीं होगी या कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो आप मेरे नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हो, है ना, 9827287691, इस पर आप कॉल कर सकते हो, है ना। उत्थान क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके आप में से पूछ सकते हो किसी तरह का गाइडेंस है, या तो आप क्या कर दो, कमेंट कर दो, है ना, और कमेंट करके फिर मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। जब जरूरी लगेगा आंसर देना चाहिए तो मैं दे दूंगा आंसर। ठीक है, तो उसके अलावा क्या करिएगा, एक काम भी करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे को ये प्रेरणा मिले कि और भी वीडियोस मैं इस पर बनाऊँ और अच्छी आपको गाइडेंस लगातार मिलती रहे, है ना। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।